हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस C++ सीरीज का ये लेक्चर नंबर 26 है। और पिछले वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा है कि फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है, यानी कैसे क्रिएट किया जाता है, कॉल करना क्या होता है, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, सब कुछ हमने समझा था एक दो एग्जाम्पल की मदद से। अब आगे हम उसी में कंटिन्यू करते हैं और आज हम इस वीडियो में किसी फंक्शन में एज अ पैरामीटर हम किसी वेरिएबल का रेफरेंस कैसे पास करेंगे, इसे देखने वाले हैं। तो देखिए, रेफरेंस के बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि रेफरेंस क्या होता है, यानी किसी वेरिएबल का हम एक रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हैं, ये हमने बनाया है। लेकिन अब यहाँ पर हम रेफरेंस का एक्चुअल यूज समझेंगे, यानी कि इसका सही मायने में इस्तेमाल क्या है, ये अब हमें समझ में आएगा, और जो कि हम यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल की मदद से समझाएंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले यानी रेफरेंस को पढ़ने से पहले हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ को समझना है। वो क्या कि लोकल स्कोप क्या होता है एंड ग्लोबल स्कोप क्या होता है, और लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसे समझना है। ठीक है, तो पहले हम आज इस वीडियो में इसको समझेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी तक हमने आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये फंक्शन से ही रिलेटेड है। लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप फंक्शन से रिलेटेड है। तो अब फंक्शन तो हमने पढ़ लिया, तो अब इसे समझने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लोकल एंड ग्लोबल स्कोप क्या होता है। तो लोकल एंड ग्लोबल से पहले हमें समझना है कि स्कोप एक्चुअली क्या होता है। स्कोप का देखिए मतलब होता है कि कौन से वेरिएबल की कितनी पहुँच है। हम इसको नॉर्मली अगर समझने के लिए कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो हम वेरिएबल एक्स वाई जेड बना रहे हैं, इनका स्कोप क्या है, मतलब इनको कहाँ कहाँ से एक्सेस किया जा सकता है। जैसे ये मेन फंक्शन है, तो अगर हम मेन फंक्शन के अंदर हमने इन वेरिएबल को एक्स वाई जेड को बनाया है, तो क्या अगर हम मेन फंक्शन के बाहर कहीं पर कोई फंक्शन बनाते हैं और उसमें एक्स वाई जेड यूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये बताता है स्कोप को। ठीक है, जैसे कई बार एरर भी मिलती है। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, सी आउट में सम की बजाय यहाँ पर सपोज हमने प्रिंट करा दिया के नाम का वेरिएबल। हमने जस्ट ऐसे लिखा कि हम के को प्रिंट कराना चाहते हैं, सी आउट में लिख दिया के। अब चूंकि मेन फंक्शन के अंदर के नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं, अगर देखिए यहाँ पर इसे हम सिंगल या डबल कोट में रखते तब तो कंपाइलर समझता कि ये एक कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग है, लेकिन डबल कोट में रखा नहीं तो ये समझेगा कि ये एक प्रकार का कोई वेरिएबल या आइडेंटिफायर है। ठीक है, तो अगर ये आइडेंटिफायर है तो ये इसको मेन फंक्शन के अंदर यानी कि अपने ही स्कोप में ढूंढने की कोशिश करेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो हमें एरर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर रन करते हैं तो आप देखेंगे एरर आ रही है। एरर का नाम क्या है, यहाँ पर बता रहा है कि के वॉज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, यानी कि जो के है ये इस स्कोप में डिक्लेयर नहीं है। तो ये स्कोप जो कहलाता है, ये बेसिकली कहलाता है लोकल स्कोप। ये क्या कहलाता है, लोकल स्कोप। लोकल स्कोप को अगर आपको और अच्छे से समझना हो तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी फंक्शन, जैसे यहाँ पर ये मेन फंक्शन है, तो ये फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ और यहाँ पर ये क्लोज हुआ है, तो बीच में ये जो स्कोप बनता है ये हमारा कहलाता है लोकल स्कोप। ठीक है, ये फंक्शन में होता है, सिर्फ फंक्शन में जो हम इफ़ और व्हाइल लूप लगाते हैं या कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं, वहाँ पर भी कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज होता है, उसमें भी ब्लॉक ऑफ कोड बनता है, लेकिन वहाँ पर स्कोप से कोई लेना देना नहीं होता। स्कोप बनाता है सिर्फ फंक्शन। तो यहाँ पर ये हमारा मेन फंक्शन है या कोई यूज़र डिफाइन फंक्शन है, जैसे हमने F1 नाम का फंक्शन डिफाइन कर रखा है, तो ये जो फंक्शन होते हैं ये बनाते हैं अपना लोकल स्कोप। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए कि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये जो हमारा दूसरा फंक्शन है F1 नाम का, इसमें यहाँ पर देखिए के वेरिएबल जो है ये बना है। ठीक है, और इसमें हम के वेरिएबल को यूज़ भी कर पा रहे हैं, लेकिन इस के वाले वेरिएबल को हम अपने मेन फंक्शन में यहाँ पर प्रिंट नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि ये कि जो हमारा के वेरिएबल है या आई जे के या टी वेरिएबल है, जो भी है, ये सब क्या बनाते हैं, लोकल स्कोप बनाते हैं। समझ पा रहे हैं ना बात को। तो ये होता है लोकल स्कोप। तो F1 नाम का जो फंक्शन है इसका अपना स्कोप है, और मेन नाम का जो फंक्शन है इसका अपना स्कोप है। तो इस फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल होंगे उसे हम सिर्फ यहीं से एक्सेस कर सकते हैं, और मेन के अंदर जो होंगे उन्हें भी हम सिर्फ मेन से ही एक्सेस कर पाएंगे। तो ये लोकल स्कोप आपको समझ में आया, स्कोप क्या होता है और लोकल स्कोप। अभी हम थोड़ा सा ग्लोबल स्कोप देखते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। अब ग्लोबल स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप का मतलब सीधा कि हम जब कोई भी वेरिएबल किसी फंक्शन के बाहर बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने फंक्शन के बाहर इंट, और यहाँ पर हमने ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू हमने रखी यहाँ पर 50। कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए ये जो हमने वेरिएबल बनाया है ये ना ही मेन फंक्शन के अंदर है ना ही F1 नाम के, ये कुल मिलाकर के हमारा बाहर है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमने कोई भी फाइल इंक्लूड की है, लाइब्रेरी इंक्लूड की है, तो ये जो होती है ये हमारी ग्लोबल स्कोप में होती है। कहाँ है, ग्लोबल स्कोप में। ठीक है, इसी तरीके से जो ए नाम का वेरिएबल बना है ये हमारा ग्लोबल स्कोप में बना हुआ है।
अब अगर हम ए वेरिएबल को एक्सेस करना चाहें मेन फंक्शन के अंदर से, जैसे यहाँ पर हमने ए को सी आउट करा दिया, जबकि इस मेन फंक्शन के अंदर ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है, फिर भी ए यहाँ पर प्रिंट होगा क्योंकि जो ए हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है ये ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर किया है। रन करने पर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए 50 मिल रहा है। समझ में आई बात? तो बेसिकली ग्लोबल स्कोप क्या होता है समझ में आया, यानी कोई भी वेरिएबल जब हम फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं तो वो हमारा कहलाता है ग्लोबल स्कोप। अच्छा ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कोई वेरिएबल ग्लोबल स्कोप में ऑलरेडी डिक्लेयर है और उसे हम फिर से अपने लोकल स्कोप में डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, ध्यान से समझना, अभी एक्स वाई जेड को इग्नोर करिए। तो यहाँ पर हमने ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसकी वैल्यू सपोज हमने चेंज कर दी, हमने इसकी वैल्यू रखी यहाँ पर 544। क्लियर है? अब अगर हम ए को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा कि या हमें एरर मिलेगी, क्या मिलेगा समझते हैं। तो रन किया तो यहाँ पर देखिए क्या प्रिंट हो रहा है 544, यानी कि हमारा ये वाला वेरिएबल यहाँ पर काम कर रहा है। तो फिर जो ग्लोबल बना इसका क्या। और अगर एक चीज़ देखें तो हम एक सेम वेरिएबल को, यानी ए नाम का अगर वेरिएबल हमने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो इसे हम रीअसाइन तो कर सकते हैं, यानी ए इज इक्वल टू 5 है तो ए इज इक्वल टू 6 तो कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रीअसाइनमेंट, लेकिन री डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ए नाम का जो वेरिएबल है वो री डिक्लेयर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये जो डेटा टाइप हमने बताया ना, तो ये डिक्लेरेशन हुआ और यहाँ पर क्या हो रहा है, री डिक्लेयर हो रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और होती है, वो क्या कि हम किसी भी वेरिएबल को सेम स्कोप में री डिक्लेयर नहीं कर सकते, सेम स्कोप में। अब जैसे ये क्या बनता है, लोकल स्कोप, तो हम लोकल स्कोप में ही सेम नाम का वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर अगर हम फिर से यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं और अब की बार हमने क्या किया, ए की वैल्यू यहाँ पर सपोज कर दी 30, तो यहाँ पर ये ग्लोबल स्कोप में है और ये दोनों ही वेरिएबल लोकल स्कोप में है। अब हमें यहाँ पर एरर मिलेगी क्योंकि ये बता रहा है कि री डिक्लेरेशन हो रहा है, यहाँ पर ए का जो है वो री डिक्लेरेशन हो रहा है सेम स्कोप में। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको री डिक्लेयर नहीं करते, मतलब यहाँ पर ये हमारा लोकल हो गया, ये हमारा ग्लोबल हो गया, तो अगर ग्लोबल और लोकल दोनों फंसेंगे तो इस केस में जो हमारा लोकल वेरिएबल होगा इसकी प्रेसिडेंस हाई होगी। ठीक है, इसकी प्रेसिडेंस क्या होगी, हाई होगी, और यही यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। ग्लोबल जो है ये यूज़ नहीं होगा, मतलब एक तरीके से ओवरराइड हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, है ना। और अगर यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर हमने a इज इक्वल टू 30 ये कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर a नाम का वेरिएबल हमने इस स्कोप में बनाया है और इसकी वैल्यू यहाँ पर हमने 30 रखी है। तो अब अगर हम a को यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो देखिए, तो हमारा यहाँ पर जो प्रिंट है वो यही आएगा, 544 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यही इसका लोकल यानी नियरेस्ट है एक तरीके से। अगर यहाँ से हम इसे कट करके और ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है इससे पहले रखते हैं, जैसे अभी तो हम सी आउट के लिए ये ए नाम का वेरिएबल लोकल स्कोप में डिक्लेयर ही नहीं है, ये सी आउट हो जाएगा बाद में। ये ए की वैल्यू यहाँ पर मतलब री डिक्लेयर हो रही है, इस कंडीशन में क्या सी आउट होगा, तो इस कंडीशन में हमारा 50 आएगा, यानी जो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू है। तो ये बात समझ में आई। तो कुल मिलाकर के लोकल एंड ग्लोबल समझ में आ रहा होगा कि ये ग्लोबल है। चलिए, तो अब यहाँ पर पास बाय रेफरेंस की बात करते हैं कि ये क्या होता है, यानी कि हमें किसी वेरिएबल का रेफरेंस किसी फंक्शन में पास करने की ज़रूरत ही क्यों है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपको पता है कि जब फंक्शन हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं यानी डिक्लेयर करते हैं तो ये पैरामीटर कहलाते हैं, जब कॉल करते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, आर्गूमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आर्गूमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एज अ पैरामीटर हम किसी वेरिएबल का रेफरेंस कैसे पास करेंगे, इसे इस एग्जांपल की मदद से बताया गया है। 2 नंबर की वैल्यू को स्वैप करना, यानी कि अगर हमें 2 नंबर की वैल्यू को स्वैप करना है, चेंज करना है आपस में, तो नॉर्मली अगर चेंज करना हो तो हमें पता है, अगर मेन फंक्शन के अंदर ही प्रोसेस करनी हो बिना फंक्शन के, तो ये हमने समझा भी है एग्जाम्पल में, हमें उसके लिए एक टेम्परेरी वेरिएबल की ज़रूरत होती है। पहले एक्स की वैल्यू जेड में ले लो, फिर वाई की एक्स में और जेड को वाई में डाल दो, ये हमने देखा है। लेकिन ये हमने बिना फंक्शन के देखा था, अब हम इसे एक फंक्शन की मदद से करते हैं। हालांकि स्वैप नाम का फंक्शन हमें एक मिलता है, ऑलरेडी प्री डिफाइन होता है, उसको भी देखेंगे, है ना। तो ये यूज़र डिफाइन करके भी देखेंगे और प्री डिफाइन भी देखेंगे, तो इस एग्जांपल को समझने वाले हैं। तो पहले तो यहाँ पर हम 2 वेरिएबल बनाएंगे जिनकी वैल्यू चेंज करनी होगी। तो जैसे यहाँ पर इंट, और यहाँ पर हमने n1 नाम का एक वेरिएबल बनाया, यानी नंबर 1, जिसमें वैल्यू हमने रखी यहाँ पर 25, और यहाँ पर हमने दूसरा एक वेरिएबल बनाया n2 नाम का, जिसकी वैल्यू हमने कर दी 35। कोई कन्फ्यूज़न, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। ठीक है, यहाँ पर 30 कर देते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर रहे। ठीक है, अब अगर हम नॉर्मली सी आउट कराएं, जैसे हमें पता है यहाँ पर हमने किया सी आउट, पहले n1 को, फिर यहाँ पर एक स्पेस दे देते हैं, ठीक है, ताकि या कॉमा लगा देते हैं ताकि सेपरेट रहे, और फिर यहाँ पर हमने n2 को और एक न्यू लाइन भी यहाँ पर दे दी। कोई कन्फ्यूज़न, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो n1 प्रिंट होगा, फिर कॉमा आएगा, फिर n2 प्रिंट होगा और न्यू लाइन हो जाएगी, सिंपल। और फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारा स्वैप फंक्शन होता है, जो कि प्री डिफाइन होता है, पहले उसे कॉल करते हैं। तो स्वैप फंक्शन हमारा ये होता है, ठीक है, स्वैप, और यहाँ पर हमने पास कर दिया n1, n2। ठीक है, 2 वेरिएबल की वैल्यू आपस में चेंज करनी है। तो यहाँ पर
स्वैप n1 n2 पास कर दिया और फिर उसके बाद हम फिर से यहाँ पर सी आउट कराते हैं और दोनों में डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पर पेस्ट किया। बस इतना ही सिंपल सा प्रोग्राम है। ये जो स्वैप फंक्शन है ये क्या है, ये हमारा प्री डिफाइन है, ठीक है, इनबिल्ट फंक्शन होता है। रन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले क्या प्रिंट हो रहा है, स्वैप करने से पहले 25 और 30 और स्वैप होने के बाद 30 और 25, जबकि यहाँ पर दोनों के स्टेटमेंट सेम है। तो इससे आपको समझ में आया कि हम प्री डिफाइन फंक्शन यानी इनबिल्ट फंक्शन से भी यहाँ पर हम स्वैप कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें सेम बनाना हो ऐसा ही फंक्शन, हालांकि इसी नाम का नहीं बनाएंगे वरना ओवरराइड होगा, बना भी सकते हैं क्योंकि ये कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम अपना फंक्शन बनाएंगे माई स्वैप नाम से, ठीक है, माई स्वैप इस नाम का फंक्शन बनाएंगे। हमने यहाँ पर देखिए कॉल तो पहले कर दिया लेकिन बनाएंगे बाद में, ऐसा कर सकते हैं। हालांकि प्रोग्राम रन करेंगे तो एरर मिलेगी क्योंकि बता रहा है माई स्वैप जो है ये कहीं डिक्लेयर ही नहीं है क्योंकि अभी हमने किया नहीं है, तो रन नहीं करना है। यहाँ पर एक सेकंड पहले एरर को हटा देते हैं फिर कोड लिखते हैं। तो ये रन कर दिया, हो गया। अब यहाँ पर हमने लिखा माई स्वैप फंक्शन को कॉल किया और इसी फंक्शन को अब हम बनाएंगे, ठीक है। तो इसका देखिए रिटर्न कुछ नहीं होने वाला क्योंकि हमें स्वैप कराना है, प्रिंट तो हम यहीं करा रहे हैं ना, प्रिंट हम यहाँ पर करा रहे हैं तो हमें सिर्फ स्वैप कराना है, तो हमारा रिटर्न कुछ नहीं होगा। तो वॉइड और फंक्शन का नाम क्या है, माई स्वैप, तो ये माई स्वैप फंक्शन हो गया। और यहाँ पर हमने बनाया इंट और हमने वेरिएबल ले लिया आई कॉमा दूसरा वेरिएबल ले लिया जे। कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है, 2 वेरिएबल लिए। अभी देखिए बिना रेफरेंस के हम कर रहे हैं, फिर हम रेफरेंस लगाएंगे। बिना रेफरेंस के हालांकि होगा नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माई स्वैप फंक्शन हमने बनाया, 2 हमारे इसके पैरामीटर हैं और जब हम कॉल कर रहे हैं n1 n2 तो ये 2 आर्गूमेंट भी हैं, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है, क्योंकि n1 की वैल्यू i में और n2 की वैल्यू j में आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, i और j की वैल्यू चेंज कराएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी वेरिएबल की हमें ज़रूरत पड़ेगी, आपको पता है। तो हमने k नाम का एक वेरिएबल बनाया टेम्परेरी और i की वैल्यू उसमें ले ली। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, i की वैल्यू तो हम कॉपी कर चुके, तो अब हम i की वैल्यू में j की वैल्यू डाल देंगे और j की वैल्यू में k की वैल्यू डाल देंगे, क्योंकि हमने i की वैल्यू किस में ले रखी है, k की, मतलब k में ले रखी थी। क्योंकि हमने i की वैल्यू k में ले रखी है तो हमने k की वैल्यू j में डाल दी। तो ये आप समझ पा रहे होंगे, हमने टेम्परेरी वेरिएबल की मदद से i और j जो हमें रिसीव हुआ था हमने वैल्यू दोनों की चेंज कर दी। लेकिन इतना अगर हम करके प्रोग्राम को रन करेंगे तब देखिए क्या होता है। यहाँ पर माई स्वैप फंक्शन हमारा देखिए कॉल होगा क्योंकि ये प्रॉपर बन चुका है, इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं होगा, तो रिटर्न हम कुछ करा नहीं रहे। और यहाँ पर माई स्वैप फंक्शन कॉल होगा, कॉल होने से पहले, कॉल होने के बाद क्या वैल्यू आने वाली है, रन करने पर पता चलता है कि दोनों की वैल्यू सेम है, क्योंकि स्वैप हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब हमने फंक्शन कॉल किया तो जो n1 n2 पास किया ये क्या होते हैं, ये हमारे आर्गूमेंट्स होते हैं। ये सही मायने में n1 और n2 वेरिएबल नहीं पास होता, ध्यान देना, वेरिएबल नहीं पास होता, बल्कि n1 और n2 की जो वैल्यू होती है वो i और j में पास होती है। अब चूंकि i और j ये लोकल वेरिएबल कहलाएंगे और लोकल वेरिएबल में क्या होता है कि इनका जो स्कोप है वो यहीं तक है। अगर आप सोचें कि लाओ एक काम करते हैं कि i और j को प्रिंट करा लेते हैं, क्योंकि i और j में ही तो चेंजेस हुए हैं, तो अगर हम i और j को प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर हमें एरर मिलेगी, आपको पता है, क्योंकि i और j ये इस स्कोप में डिफाइन ही नहीं है, ना ही ये मेन फंक्शन के लोकल स्कोप में है, ना ही i और j ये ग्लोबल स्कोप में है। ये तो माई स्वैप फंक्शन के फंक्शन के लोकल वेरिएबल है ना, तो ये चीज़ होती है। तो अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें एरर मिल रही है कि जो i j है ये यहाँ पर डिफाइन नहीं है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है फिर, है ना, सोल्यूशन का मतलब क्या कि हमें दोनों की वैल्यू चेंज करानी है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम फंक्शन नॉर्मली कॉल कर रहे हैं तो ये n1 और n2 की जो वैल्यू है ये कॉपी हो जा रही है। जैसे कि हमने रेफरेंस में देखा था, हमने एक int नाम का x नाम का वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू रखी 5 और दोबारा हमने एक वेरिएबल बनाया int y इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमने क्या किया, x की वैल्यू ले ली। तो इससे होता क्या था कि जब वेरिएबल कंप्यूटर की मेमोरी में बनेगा तो x के लिए एक ब्लॉक बनेगा, x की वैल्यू क्या होगी 5 और इसका कुछ एड्रेस होगा 0x19 ऐसा करके टेम्परेरी, ठीक है। तो ब्लॉक बना वैल्यू और इसका x और यहाँ पर ये इसका एड्रेस है हेक्साडेसिमल कोड में, समझ में आया। फिर यहाँ पर y नाम का एक वेरिएबल बनाया तो y के लिए भी अलग से ब्लॉक बना और इसका वेरिएबल नेम y और इसका मान लेते हैं एड्रेस 20, ठीक है, यहाँ पर 0x20, ध्यान से समझना इस बात को। फिर हमने x की वैल्यू y में डाली है ना, तो x में क्या है 5 है, तो यहाँ पर y वाले वेरिएबल में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, सिंपल। लेकिन इस केस में x वेरिएबल डिफरेंट है, y वेरिएबल डिफरेंट है, वैल्यू तो हमने x की ही इसमें कॉपी की है, लेकिन अगर हम y इज इक्वल टू 9 कर दें यानी रीअसाइनमेंट करेंगे तो ये सिर्फ y में ही चेंजेस होंगे, x से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि x की वैल्यू तो हम कॉपी कर चुके हैं, बाकी इसका कोई रिलेशन नहीं बनता है x y के बीच में। तो इससे क्या पता चला कि दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग अलग है। हम x में चेंजेस करेंगे तब भी y में नहीं होंगे, y में करेंगे तब भी x में नहीं होंगे।
लेकिन यहाँ पर अगर हम रेफरेंस का यूज करें, जो कि हमने पढ़ रखा है, कुछ नहीं करना, सिर्फ y को क्या करना है, नॉर्मल वेरिएबल की बजाय हमें ये रेफरेंस वेरिएबल बनाना है। तो रेफरेंस वेरिएबल बनाने के लिए यहाँ पर हमने लगा दिया एड्रेस ऑपरेटर, ठीक है, एम्परसेंट यानी एंड का साइन लगा दिया, बस इतना ही। इससे क्या होगा कि अब x का जो एड्रेस है, x का एड्रेस ही y को रेफर कर दिया जाएगा। इस केस में y के लिए अलग से ब्लॉक नहीं बनेगा, ठीक है। y क्या करेगा, इसी ब्लॉक को टारगेट करेगा, यानी अब इस ब्लॉक को हम x से और y से दोनों से एक्सेस कर सकते हैं। तो अब अगर हम y = 9 करेंगे तो क्या होगा कि y में x का एड्रेस है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस एड्रेस पर पर्टिकुलर चेंजेस होंगे, यानी कि 9 हो जाएगा। और अगर हम x = 10 करते हैं, यानी x से और y से कुल मिलाकर के अब दोनों वेरिएबल से इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही वेरिएबल एक ही ब्लॉक को डिनोट कर रहे हैं। तो ये हमने रेफरेंस में समझा था। तो यहाँ पर हम इसी का यूज करते हुए नंबर को स्वैप करवाएंगे। बस यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ नहीं, i और j के आगे एड्रेस ऑपरेटर इस तरीके से लगा देना है बस। अब इससे क्या होगा कि यहाँ से n1 और n2 जो कि यहाँ पर दो वेरिएबल है, इसकी जब यहाँ पर वैल्यू कॉपी होगी तो वैल्यू की बजाय यहाँ पर क्या होगा, n1 और n2 का जो एड्रेस होगा वो ये i और j रिसीव करेंगे और इन पर्टिकुलर एड्रेस पर ही यहाँ पर बदलाव हो जाएगा। तो जब एड्रेस पर ही चेंजेस होंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर n1 और n2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर रन करते हैं और आप देखेंगे कि पहले क्या आ रहा है 25-30, फिर आ रहा है 30-25, जबकि हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए। अब ये हमारा पर्टिकुलर अपना यूज़र डिफाइंड फंक्शन बन चुका है, जो कि करेक्ट है बिल्कुल, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और रेफरेंस ऑपरेटर का मतलब भी समझ में आया होगा। यहाँ पर जैसे कि हमारे पास एक बाउंडेशन होती है लोकल एंड ग्लोबल स्कोप की, लेकिन अगर हम रेफरेंस का या पॉइंटर्स का आगे चल के यूज़ करेंगे तो रेफरेंस वेरिएबल या पॉइंटर का यूज़ करने पर ये बाउंडेशन टूट जाती है, क्योंकि अब हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू बाय रेफरेंस, ठीक है, उसके रेफरेंस या पॉइंटर के जरिए हम किसी भी स्कोप से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये अलग स्कोप है और ये अपना अलग स्कोप है, लेकिन फिर भी जो मेन फंक्शन में n1 और n2 वेरिएबल बने थे, इसकी वैल्यू हमने दूसरे फंक्शन से यहाँ पर चेंज कर दी, जो कि हमने एड्रेस के जरिए की है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तो समझ में आया होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप क्या होता है, रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। इस रेफरेंस का हमने प्रैक्टिकल यूज़ भी देखा है और हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जितना हमने इस वीडियो में आपको बताया है सब समझ में आया होगा। तो जो भी हमने बताया है इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, और अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करें, हम किसी वीडियो में कवर कर लेंगे। बाकी यहाँ पर हम अगली वीडियो में, अभी हमारा फंक्शन ही चलेगा, फंक्शन में हम आज पैरामीटर हम किसी एरे को कैसे पास करेंगे इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे, और फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है तो ये भी हम अगली वीडियो में समझ लेंगे, है ना। फिर उसके बाद रिकर्जन होगा, फिर उसके बाद फंक्शन हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम इस पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।